हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वह इंसान इतनी आसानी से इस शक के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वह होश में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितनों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक दो नहीं बल्कि 4 लोग हमेशा के लिए एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पर जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलती है तो वाकई में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, बागपत, और इसी बागपत का एक गांव आता है, चौहल, और इसी चौहल गांव का रहने वाला इलियास, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। इलियास की पत्नी का नाम है नसीमा इलियास होता है। इनके टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 12 फरवरी की सुबह सुबह। दरअसल इलियास अपने घर के कभी बरामदे में घूम रहा था तो कभी अपने घर से बाहर निकल करके गलियों में देख रहा था। काफी परेशान था। तभी उसके पड़ोस का रहने वाला इफ्तिखार पहुंच जाता है और उससे पूछताछ करता है कि इलियास भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब इलियास अपने पड़ोसी से कहता है कि दरअसल तुम्हारी भाभी अभी तक घर वापस नहीं आई है। नसीमा कल तीनों बच्चों को लेकर के दिल्ली गई थी, अपने आप को डॉक्टर को दिखाने के लिए बोली थी। शाम तक घर वापस आ जाऊंगी, पर अभी तक घर वापस नहीं आई। मैं उसके नंबर पर लगातार फोन भी कर रहा हूं, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ ही बता रहा है। अभी इलियास अपने पड़ोसी से बातचीत कर ही रहा था, तभी अचानक उसी के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति वहां पर भागते दौड़ते पहुंचता है और जाकर के इलियास से कहता है, इलियास भाई, गजब हो गया। दरअसल किसी ने तुम्हारी पत्नी नसीमा की हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी गांव के बाहर सड़क किनारे गेहूं के खेत में पड़ी है। जैसे ही इस तरह की बातें कहते हुए सुनता है तो इलियास के अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन भागते दौड़ते घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। इलियास घटनास्थल पर जब पहुंचता है और अपनी पत्नी की जब डेड बॉडी को देखता है तो बेदहाड़े मार करके रोने लगता है। उसके बाद इलियास अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है। वहां के अगल बगल के खेतों में जाकर के जब ढूंढता है तो बगल के खेत में का जब नजारा देखता है तो इलियास बेहोश हो जाता है। दरअसल बगल के ही खेत में इलियास के तीनों बच्चों की भी डेड बॉडी पड़ी थी। दरअसल इलियास के तीनों बच्चों के गर्दन पे किसी तेजधार हथियार से वार किया था। ऐसा लग रहा था गांव के लोग जैसे ही इस तरह का नजारा देखते हैं तो तुरंत ही इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले सारी डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि नसीमा के साथ उसके तीनों बच्चों के शरीर पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो पुलिस को वहां पर नसीमा के मोबाइल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है और नसीमा का मोबाइल भी स्विच ऑफ पड़ा था। पुलिस सबसे पहले सारे डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन गांव के लोग जब इस तरह का नजारा देखते हैं तो पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। इधर पुलिस सारे डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन इधर इलियास के गांव के सारे लोग इलियास को लेकर के हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ पुलिस के ऊपर दबाव भी देने लगते हैं। हालांकि पुलिस लोगों को काफी तसल्ली देते हुए समझाती है कि अपराधी जो कोई भी होगा, हम जल्द से जल्द उसे अपने कस्टडी में लेकर के आएंगे। उसके बाद से पुलिस इलियास की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले इलियास को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। इलियास कहता है कि साहब, मेरी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मैं खुद दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। कभी कभी वहीं पर रुक जाता था, कभी अपने घर चला आता था। दरअसल कल सुबह सुबह मेरी पत्नी मेरे नंबर पर फोन करती हैं और बोलती हैं कि मैं दिल्ली में डॉक्टर के पास आ रही हूं, तुम घर पर आ जाना क्योंकि बच्चे घर पे अकेले होंगे। इसीलिए मैं करीब 4 बजे के आसपास मैं घर पे आ गया। लेकिन जब घर पे आया तो पता चला कि मेरी पत्नी तीनों बच्चों को लेकर के दिल्ली गई है। जब मैंने अपनी पत्नी के नंबर पर फोन करके उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं बच्चों को दिल्ली में सिर्फ इसलिए लेकर आई हूं
ताकि उनके लिए कुछ नए कपड़े खरीद दूं। उसके बाद से मैं रात्रि के 9 बजे तक अपनी पत्नी का इंतजार किया, क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रात्रि के 9 बजे आती है। मेरी पत्नी उसी ट्रेन से आती जाती थी, लेकिन करीब 10 बजे तक भी मेरी पत्नी वापस नहीं आई। मैंने उसके नंबर पर फ़ोन भी किया, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बताने लगा। इलियास जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस घटनास्थल पर जाकर के फिर से बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इलियास के पूरे परिवार के हत्या कर किसने की। पुलिस इलियास से फिर से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। इस पर इलियास पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूं, मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसा कमाता हूं और अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ती है, तब पुलिस को मालूम चलता है कि नसीमा इलियास की पहली पत्नी नहीं थी, बल्कि नसीमा इलियास की दूसरी पत्नी थी। इलियास की पहली पत्नी का नाम है रुखसाना, जो बागपत की रहने वाली थी। दरअसल रुखसाना की लगभग 10 साल पहले मौत हो चुकी थी, किसी बीमारी की वजह से। लेकिन दोस्तों, वसीरा के भी शरीर से इलियास के 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम है आबिद। फिलहाल आबिद की उम्र लगभग 18 साल की हो चुकी है, जो दिल्ली के ही दिलशाद गार्डन में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। पुलिस को जांच पड़ताल में जैसे ही इस तरह की जानकारी मिलती है, तो पुलिस को अब कहीं ना कहीं इलियास के बड़ा बेटा आबिद के ऊपर ही शक चला जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद सौतेली मां होने की वजह से आबिद ने ही अपनी मां और भाइयों की हत्या कर दी है। इसीलिए पुलिस अब आबिद को भी थाने में बुलाती है। पुलिस जब आबिद से पूछताछ करती है, तो आबिद कहता है कि नहीं साहब, मैंने अपने मां और भाइयों की हत्या नहीं की है। दरअसल उस वक्त तो मैं दिल्ली में था। हालांकि आबिद जब इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, तो पुलिस आबिद के बारे में भी खगलना शुरू कर देती है, और जब उसके मोबाइल का लोकेशन की जांच पड़ताल करती है, तो मालूम चलता है कि आबिद ने पुलिस से कोई झूठ नहीं बोला था, जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस मजबूर होकर आबिद को छोड़ देती है। अब पुलिस के पास मात्र इस केस में आगे बढ़ने के लिए नसीमा का मोबाइल था। पुलिस जब नसीमा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स के साथ साथ उसका लोकेशन जब निकालती है, तो मालूम चलता है कि नसीमा रात्रि के 9 बजे के आसपास न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। उस वक्त उसका मोबाइल का लोकेशन भी दिखाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद नसीमा का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद नसीमा जब रेलवे स्टेशन से उतरकर अपने बच्चों के साथ रात्रि के वक्त अपने घर पर आ रही होगी, शायद उसी वक्त रास्ते में अपराधियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया होगा। लेकिन इससे भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस इलियास के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, साथ ही साथ उसके मोबाइल का लोकेशन भी निकालती है। लेकिन पुलिस जब इलियास के मोबाइल का डिटेल्स खोलती है, तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इलियास के मोबाइल का लोकेशन दोपहर के करीब 1 बजे से लेकर के और रात्रि के करीब 9 बजे तक उसकी पत्नी नसीमा के ही मोबाइल के साथ हर जगह पर दिखाता है, जबकि इधर इलियास पुलिस वालों से बताया था कि मैं 5 बजे के आसपास अपने घर पर आ चुका था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद इलियास पुलिस से कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी डिटेल्स के आधार पर पुलिस इलियास को थाने में बुला लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन इसके बावजूद भी इलियास पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, भला मैं अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या क्यों करूंगा। इलियास अपनी सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब उसके मोबाइल का डिटेल्स सामने रख करके और उससे सवाल करती है कि जब तुम 5 बजे तक अपने घर पर आ गए थे, तो फिर दोपहर के 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के आसपास तक तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन तुम्हारी पत्नी के साथ क्यों दिखाई दे रहा है। पुलिस जैसे इस तरह का सवाल करती है, तो इलियास के सामने कोई जवाब नहीं होता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन इलियास जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दोस्तों, दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब इलियास की पहली पत्नी वसीरा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तब इलियास के टोटल 5 बच्चे होते हैं, जो सारे छोटे छोटे होते हैं।
इसलिए आस पड़ोस के लोग अब इलियास को समझाते हुए कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे तुम्हारे बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी और तुम्हारा घर भी दोबारा बन जाएगा। तो दोस्तों, आखिरकार इलियास अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों की बात मान लेता है और करीब 3 साल के बाद बिहार के बेगूसराय की रहने वाली नसीमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, नसीमा से भी इलियास के 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम है नाजी, जिसकी उम्र 7 साल, दूसरी बेटी है नाजिया, जिसकी उम्र है 5 साल, और सबसे छोटा बेटा है अकरम, जिसकी उम्र है 4 साल। उसके बाद से नसीमा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन अब नसीमा की अक्सर तबीयत खराब रहने लगती है, जिस वजह से नसीमा अपने आस पड़ोस के डॉक्टरों से भी जाकर के काफी चेकअप कराती है। लेकिन इसके बावजूद भी नसीमा की तबीयत में कोई भी तब्दीली नहीं आती है। इसलिए नसीमा अब दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने लगती है। इधर इलियास, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, वह कभी कभी वहीं रुक जाता है तो कभी अपने घर पे आता है। इसीलिए अपने पत्नी को एक मोबाइल खरीद कर दे देता है कि जब भी उसे कोई दिक्कत होगी तो अपनी पत्नी से बात कर सके। लेकिन इलियास जब भी अपनी पत्नी के नंबर पर फोन करता है तो बिजी बताने लगता है। इसीलिए इलियास को अब अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी अपने किसी आशिक से बातचीत करती है। ऐसा बार बार देख के इलियास के दिमाग में अब शक पैदा हो जाता है। हालांकि इलियास जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो नसीमा साफ साफ कह देती है कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। लेकिन इलियास को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन ही नहीं होता है। हद तो तब हो जाती है जब इलियास एक दिन शाम के वक्त काम करके अपने घर पर पहुंचता और अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बातचीत करते हुए देख लेता है। लेकिन इधर नसीमा भी जब अपने पति को सामने देखती है तो तुरंत ही फोन रख देती है, जिससे इलियास को पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में उसकी पत्नी का किसी न किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। इस बारे में जब पूछताछ करता है तो नसीमा कहती है कि दरअसल मैं अपने घर परिवार वालों से बातचीत कर रही थी। लेकिन इलियास अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है और उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन नसीमा भी अपने पति से इस प्रकार से खफा हो जाती है कि तुरंत ही नज़दीकी थाने में जाती है और अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है, जिस वजह से पुलिस इलियास को थाने में बुलाती है और उसे समझा बुझा करके छोड़ देती है। लेकिन इस वजह से इलियास अब अपनी पत्नी से काफी नफरत कर लेता है। इधर इलियास जब अपनी पत्नी से दूरी बनाना शुरू कर देता है, उसके बाद से नसीमा भी जब भी दिल्ली में डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती है, अपने पति से नहीं बताती है और जाकर के दिल्ली में ट्रीटमेंट कराकर अकेले घर वापस आ जाती है, जिससे इलियास को अब और ज्यादा शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का दिल्ली में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसीलिए अब इलियास अपनी पत्नी से इस प्रकार से नफरत कर लेता है कि अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन यह काम इलियास के अकेले बस का नहीं था। इसीलिए अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने षड्यंत्र में 3 लोगों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है साजिद, जो इलियास का ममेरा भाई है, दूसरा है परवेज, जो उसका दोस्त है, और तीसरे का नाम है सलीम, जो इलियास का ही भांजा है। जब इन तीनों से अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है और उनके सामने ये साबित करने की कोशिश करने लगता है कि उसकी पत्नी का किसी न किसी के साथ में चक्कर चल रहा है, तो ये तीनों भी इलियास की बातों में आ जाते हैं। उसके बाद से ये चारों मिलकर के एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। इधर इलियास जब अपना पूरा षड्यंत्र को बना लेता है, उसके बाद से इलियास अपने अंदर भी काफी बदलाव ला देता है और फिर अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से नसीमा को भी लगता है कि शायद अब उसका पति सुधर चुका है। इसीलिए अब जब भी कहीं पर जाती है तो अपने पति से पूछ करके जाती है। 6 फरवरी को नसीमा अपने पति इलियास के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मैं दिल्ली में आ रही हूं डॉक्टर को दिखाने के लिए। इलियास कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ। लेकिन इलियास को उसी दिन मौका मिल जाता है। इलियास तुरंत ही तीनों के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास गांव से बाहर जो सड़क किनारे गेहूं का खेत है, तुम लोग उसमें छुप करके रहना। रात्रि के 9 बजे के आसपास जब ट्रेन से मैं अपनी पत्नी के साथ उतरूंगा, पैदल ही लेकर के आऊंगा, फिर नसीमा का काम तमाम कर देंगे। इलियास अपना पूरा षड्यंत्र बना लेता है। लेकिन नसीमा जब इधर दिल्ली में पहुंचती है, अपने तीनों बच्चों को लेकर पहुंच जाती है। जब अपने सारे बच्चों को इलियास देखता है, देख करके एकदम से घबरा जाता है। इलियास को लगता है कि अब वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे सकता है,
क्योंकि इलियास अपने बच्चों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन इलियास के दिमाग में इस प्रकार से शैतान घुस चुका था कि इसके बावजूद भी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम बच्चों को क्यों लेकर के आई हो, तो नसीमा अपने पति से कहती है कि इनके लिए कुछ नया कपड़ा खरीद दीजिए। उसके बाद से इलियास करीब 2 बजे के आसपास अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है और जाकर के ट्रीटमेंट भी करवाता है। शाम तक अपनी पत्नी के साथ इधर उधर घूमता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीदता है। नसीमा जब कपड़ा खरीदने के लिए कहती है तो इलियास कहता है कि कपड़े बाद में कभी खरीद लेंगे। शाम के वक्त जब वहां से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ट्रेन पकड़ करके अपने ही इलाके के रेलवे स्टेशन पर रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास पहुंचता है, तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। इलियास अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से पैदल ही अपने गांव के लिए रवाना होता है और साथ ही साथ अपने तीनों दोस्तों को भी एक्टिव कर देता है, जो गेहूं के खेत में बैठे थे। जैसे ही वहां पर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पहुंचता है, इलियास के तीनों ही साथी नसीमा के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि नसीमा वहां से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन इलियास अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपने बैग में एक तेजधार हथियार छिपाकर लाया था। उस हथियार को निकालता है और अपनी पत्नी के गले पर चला देता है, लेकिन अपनी पत्नी के ऊपर जब वार करता है, इलियास के तीनों बच्चे यह सारा नज़ारा देखते हैं। इसे देख करके काफी डर जाते हैं और साथ ही साथ इलियास को जाकर पकड़ भी लेते हैं। इलियास के तीनों बच्चे रोते हुए कहते हैं कि अब्बू, अम्मी को मत मारो, लेकिन इलियास अपने बच्चों की बात नहीं सुनता है और आखिरकार अपनी पत्नी को खत्म कर देता है। इधर इलियास के तीनों बच्चे जब अपनी मां को इस स्थिति में देखते हैं तो वहां से सब भागने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में सब के सब इधर उधर भागने की जब कोशिश करते हैं तो इलियास अपने साथियों के साथ अपने बच्चों को पकड़ लेता है और अपने बच्चों के ऊपर भी उसी तेजधार हथियार को चला देता है, जिसकी वजह से इलियास के तीनों बच्चों की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से इलियास अपनी पत्नी के मोबाइल स्विच ऑफ करके वहीं पर रख देता है और खुद घर चला आता है और अपने तीनों साथियों को उनके घर वापस भेज देता है। जैसे तैसे रात गुजरती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, उसके बाद से इलियास अपनी नौटंकी शुरू करता है। दरअसल इलियास यह नौटंकी जानबूझकर इसलिए कर रहा था कि गांव के लोग जब उसे देखेंगे, सबको यही लगेगा कि शायद इलियास ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है। लेकिन इलियास की यह चालाकी काम नहीं आई और आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। वाकई में इलियास जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस इलियास के ही तहरीर पे 12 फरवरी को उसके तीनों साथियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई स्टोरी में। जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।